तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं। आज की इस चर्चा में हम भारतीय राजनीति की एक बेहद अहम और मजबूत शख्सियत की सफ़र को करीब से समझेंगे। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। आपने द आयरन लेडी ऑफ बंगाल का नाम तो सुना ही होगा, राइट? आज हम सिर्फ फैक्ट्स या तारीखें नहीं रटेंगे, बल्कि उन असल परिस्थितियों को समझेंगे जिन्होंने एक साधारण सी महिला को इतने बड़े मुकाम तक पहुंचाया। ये कहानी है बेजोड़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की और एकदम जमीनी स्तर से उठकर शिखर तक पहुंचने की। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए, जो उनके व्यक्तित्व का सबसे दिलचस्प पहलू है। सोचिए, एक तरफ वो अपार राजनीतिक ताकत है जिसने 34 साल पुराने, जी हाँ 34 साल पुराने वाम मोर्चा शासन को उखाड़ फेंका, जिसके कारण ही उन्हें दी आयरन लेडी कहा जाता है। और दूसरी तरफ वही उनकी ट्रेडमार्क सफ़ेद सूती साड़ी और हवाई चप्पल वाली बिल्कुल साधारण सी जीवन शैली। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना, कि कैसे इतनी विशाल राजनीतिक शक्ति और बिल्कुल सादगी भरा जीवन एक ही इंसान में समाहित हो सकता है। ये साफ दिखाता है कि सत्ता के शिखर पर पहुंचने के लिए आपको किसी भव्यता या दिखावे की जरूरत नहीं होती। लेकिन ये दृढ़ संकल्प, ये हार ना मानने वाला एटीट्यूड आया कहाँ से? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे उनके बचपन में चलना होगा। 5 जनवरी 1955 को कलकत्ता के एक साधारण से परिवार में जन्मी ममता बनर्जी का शुरुआती जीवन काफी संघर्षों भरा रहा। परिवार ने कई आर्थिक कठिनाइयां झेलीं, लेकिन उनके पिता, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका ममता जी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक परेशानियां तो थीं, बिल्कुल थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। वहीं से उनमें संघर्ष करने और डटे रहने की वो आग पैदा हुई जो आज भी दिखती है। खैर, ये हमें याद दिलाता है कि अक्सर सबसे मजबूत नेता सबसे मुश्किल हालात से ही निकल कर आते हैं। और हाँ, सिर्फ जमीनी संघर्ष ही नहीं, उनके इस सफ़र में उनकी शिक्षा ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से इतिहास, शिक्षा और कानून यानी लॉ की डिग्री हासिल की। अब आप खुद सोचकर देखिए, एक उभरते हुए राजनेता के पास अगर कानून और इतिहास की गहरी समझ हो तो वो समाज और गवर्नेंस को कितने बेहतर ढंग से समझ सकता है। इसी मजबूत एजुकेशनल बैकग्राउंड ने आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर की एक बहुत ही ठोस नींव तैयार की। तो अब आते हैं उनके पॉलिटिकल सफर पर। एक आम नागरिक का राजनीति में आना और सीधे टॉप पर पहुंचना, ये किसी टिपिकल अंडरडॉग स्टोरी से कम नहीं है। राजनीति में उनकी एंट्री किसी बड़े राजनीतिक घराने के सपोर्ट या किसी वीआईपी पास से नहीं हुई थी। ये पूरी तरह से जनता के बीच रहने और उनकी आवाज बनने की कहानी है। बिना किसी खास प्रिविलेज के सीधे ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोगों से जुड़ना और अपनी जगह खुद बनाना, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों की मेहनत है। शुरुआत होती है 1970 के दशक से, जब वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़ी। फिर 1984 में वो भारत के सबसे युवा सांसदों में से एक बनकर उभरी। इसके बाद आता है 1998 का वो साल, जब उन्होंने एक बहुत ही बड़ा और रिस्की कदम उठाया, अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना। और फिर फाइनली 2011 का वो ऐतिहासिक लम्हा आता है, जब उन्होंने पश्चिम बंगाल में 3 दशकों से चले आ रहे वामपंथी शासन को खत्म कर दिया और राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। ये सच में राजनीतिक धैर्य का एक बेमिसाल उदाहरण है। राजनीति के गलियारों में उन्हें अक्सर एक खास नाम दिया जाता है, फाइटर। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स करने का स्टाइल हमेशा से बेहद आक्रामक, बिल्कुल डायरेक्ट और अनकॉम्प्रोमाइजिंग रहा है। वो अपने विरोधियों से सीधे टकराने में यकीन रखती हैं। जमीनी स्तर की राजनीति में उनके इसी फाइटर रवैये ने उन्हें हर मुश्किल का डटकर सामना करने की हिम्मत दी है। तो ये फाइटर सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये उनके काम करने के पूरे तरीके को पूरी तरह से डिफाइन करता है। तो सत्ता में आने तक की बात तो हो गई, लेकिन कुर्सी पर बैठने के बाद बतौर मुख्यमंत्री उनका विजन कैसा रहा? अगर हम उनके प्रशासन को देखें तो उनका सबसे ज्यादा फोकस वेलफेयर पॉलिसीज यानी कल्याणकारी नीतियों पर रहा है। उन्होंने ग्रामीण विकास, सड़कों को बेहतर बनाने, ट्रांसपोर्टेशन सुधारने और खासकर दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मतलब साफ है कि सत्ता में आने के बाद उनकी प्राथमिकताएं तेजी से जमीनी विकास और सोशल इम्पैक्ट की तरफ शिफ्ट हो गईं। अब जरा कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स की बात करते हैं जिनका सच में बहुत गहरा असर हुआ है। कन्याश्री योजना ने लड़कियों की शिक्षा को प्रमोट करने और बाल विवाह को रोकने में एक गेम चेंजर का काम किया। फिर सबूत साथी के तहत स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त साइकिलें दी गई। सोचिए, एक साइकिल मिल जाने से दूर दराज के बच्चों के लिए स्कूल जाना कितना आसान हो गया।
और फिर स्वास्थ्य साथी योजना, जिसने गरीब परिवारों को बहुत ही जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस कवर दिया। इन तीनों ही योजनाओं ने हाशिए पर मौजूद लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधा और पॉजिटिव तरीके से प्रभावित किया है। खैर, हार्डकोर पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा हटकर बात करते हैं। उनके व्यक्तित्व का एक बिल्कुल अलग सौम्य और कल्चरल पहलू भी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध कला और संस्कृति के लिए मशहूर है, और ममता बनर्जी ने राज्य की मुखिया के तौर पर बंगाली संस्कृति, वहाँ के त्योहारों, कलाकारों और लेखकों को बहुत बढ़ चढ़कर प्रमोट किया है। ये उनके उस सख्त राजनीतिक अवतार के पैरेलल एक बहुत ही गहरा और इमोशनल कल्चरल कनेक्शन दिखाता है। और आपको पता है, ये सांस्कृतिक प्रेम सिर्फ बाहर से सपोर्ट करने तक सीमित नहीं है। राजनीति की इस बेहद थका देने वाली और शोर शराबे वाली दुनिया से दूर वो खुद एक आर्टिस्ट हैं। जी हाँ, वो सक्रिय रूप से कविताएं लिखती हैं और पेंटिंग्स भी बनाती हैं। है ना थोड़ा सरप्राइजिंग कि जिस नेता को हम मंच पर एक आक्रामक फाइटर के रूप में देखते हैं, वो एकांत में कैनवस पर रंग उकेरती हैं। ये उनकी पर्सनैलिटी में एक बहुत ही मानवीय और गहरी परत जोड़ता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और इन सब चीजों ने मिलकर उन्हें जनता के बीच एक ऐसी पहचान दी है जो शायद किसी भी राजनीतिक पद से कहीं ज्यादा बड़ी है। दीदी यानी बड़ी बहन, ये सिर्फ एक निकनेम नहीं है। सोचिए, जब जनता एक इतने शक्तिशाली मुख्यमंत्री को अपने ही परिवार का हिस्सा मान ले तो वो बॉन्ड कितना मजबूत होता होगा। दीदी कहलाना इस बात का सबूत है कि एक असली और सफल नेता वही है जो सत्ता के गलियारों के साथ साथ आम लोगों के दिलों पर भी राज करे। तो इस पूरी चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, एक जमीनी स्तर के फाइटर के लिए बिल्कुल शून्य से एक नई राजनीतिक पार्टी खड़ी करना और फिर एक राज्य की सत्ता पर कब्जा कर लेना, इसके लिए आखिर क्या चाहिए होता है? मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसी अचीवमेंट्स लिटरली ना के बराबर हैं। बिना किसी बड़े रिसोर्स के सत्ता के टॉप तक पहुंचना, ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये विल पावर, संघर्ष और लीडरशिप की एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। ये सवाल आपको जरूर सोचने पर मजबूर करेगा कि असल में एक मास लीडर कैसे बनता है। उम्मीद है आज की इस चर्चा से आपको इस विषय पर एक नया नजरिया मिला होगा।